नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न फ्रॉम होम में। दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 5 बिहार पुलिस के लिए जो आया हुआ है, इसको डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट 1 से 4 तक कंप्लीट करा दिया है। वो भी ऑल सब्जेक्ट को डिटेल में कवर किया गया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट से आप बाकी के सेशंस को ले सकते हैं, और इसके पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम लिंक को फॉलो करते हुए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ से आपको जो है पीडीएफ नोट्स वगैरह मिल जाया करेगा। और दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार इसको लाइक ज़रूर कर दें। ये जो है कुछ लोगों की आप में से क्वेरीज थी कि आप जो ये करा रहे हैं प्रैक्टिस सेट, ये किस पब्लिकेशन का है। तो दोस्तों, ये यूथ पब्लिकेशन का है। बहुत ही ट्रस्टेड इसके मटेरियल्स होते हैं और काफ़ी शुद्धि होती है इसमें। अशुद्धि का जो है बहुत ही कम मात्रा में होती है। बाकी जो प्रैक्टिस सेट पाए जाते हैं मार्केट में, उसमें ज़्यादातर अशुद्धि होती है। सॉल्यूशन जो है प्रॉपर दिया हुआ नहीं होता है, लेकिन इस प्रैक्टिस सेट के साथ ऐसी कोई खामी नहीं है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए सेशन को शुरू करते हैं। तो आप जो है इसको लाइक कर लें वीडियो को, और हमारे साथ अंत तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान को लिखने वाली जो संविधान सभा थी, उसके उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। दोस्तों, अगर एच.सी. मुखर्जी के बारे में जाने आप, तो एच.सी. मुखर्जी का पूरा नाम जो है हरेंद्र कुमार मुखर्जी था। इनको 11 दिसंबर 1946 को जो है उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया था, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 72 संबंधित है राष्ट्रपति के क्षमा करने की शक्ति से। अगर हम बात करें बाकी ऑप्शंस के, तो भारत के उच्चतम न्यायालय की संरचना और क्षेत्राधिकार जो है अनुच्छेद 124 में दिया गया है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में अनुच्छेद 75 में बताया गया है, और वाक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 के 1 के क में है। तो जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताता चलता हूँ, इसको आप नोट करते हुए चलेंगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। इससे क्या होता है दोस्तों कि जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं वो तो हो ही रहा है, साथ में 2-4 क्वेश्चन और भी एक्स्ट्रा मैं बताता चलता हूँ। तो इससे आपकी तैयारी जो है एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो ये जो है संविधान के संशोधन से संबंधित है। एक बात और इस बारे में ध्यान रखेंगे कि ये भाग 20 में दिया गया है। ठीक है दोस्तों। राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में जो है अनुच्छेद 52 में दिया गया है। हमारे देश की संघीय राष्ट्रीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 356 में है। तो ये सब भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? तो मिसाइल मैन के रूप में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म जो है दोस्तों तमिलनाडु में हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये 2002 से लेकर के 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और 2015 में एक लेक्चर देते समय इनकी मृत्यु जो है मेघालय में हो गई थी। मेघालय में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये सभी बातें आप ध्यान रखेंगे। पांचवा प्रश्न है, डैश किसी भी विधेयक को धन्य विधेयक के रूप में घोषित करने का निर्णय लेते हैं। तो पूछा जा रहा है कि कौन है जो कि किसी भी विधेयक को धन्य विधेयक के रूप में घोषित करने का निर्णय लेते हैं। तो ये लोकसभा अध्यक्ष का काम है किसी भी विधेयक को धन्य विधेयक के रूप में घोषित करने का।
अगर धन विधेयक की बात करें दोस्तों, तो आर्टिकल भारत के संविधान का अनुच्छेद 110 में जो है धन विधेयक के बारे में बताया गया है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। छठा प्रश्न है, भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो ये उपराज्यपाल कहा जाता है। भारतीय गणराज्य में केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को उपराज्यपाल कहते हैं। संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान है। नई दिल्ली, पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इन सब में जो है प्रशासनिक प्रमुख होते हैं उपराज्यपाल। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। सातवां प्रश्न है, भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो भारतीय योजना आयोग का गठन जो है 1950 में किया गया था। इसको आप डेट सहित याद रखेंगे। इसको लागू करने का डेट था 15 मार्च 1950। योजना आयोग की अगर बात करें तो यह एक गैर संवैधानिक निकाय होता है। यह एक परामर्शदात्री निकाय है। गैर संवैधानिक के साथ साथ परामर्शदात्री निकाय है, और इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है इसके अध्यक्ष होते हैं। और ये भारत में योजना आयोग जो है, केसी नियोगी का नाम आप याद रखेंगे। केसी नियोगी की सिफारिश पर जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लाए गए एक प्रस्ताव में जो है इसको पारित किया गया था, योजना आयोग को। इन सब बातों को आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आठवां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार के उन्मूलन से संबंधित है? तो कहा जा रहा है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था? तो ये जो है उन्मूलन 44वां संविधान संशोधन जो किया गया था 1978 में, इसके तहत जो है संपत्ति के अधिकार का उन्मूलन किया गया था। तो अगर संपत्ति के अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 19 का 1 का चौ और अनुच्छेद 31 का लोप करके संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाया गया था, और नया अनुच्छेद जो है 300 का क स्थापित किया गया था, जिसमें कि संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया था। इन सभी बातों को आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नवा प्रश्न है, 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग डैश की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। तो पहला पिछड़ा वर्ग आयोग जो है काका कालेलकर की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। और आप ध्यान रखेंगे इसमें कि ये इसका जो है 1953 में जो है गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां प्रश्न है दोस्तों, हैली धूमकेतु अब कब दिखाई देगा? तो हैली धूमकेतु जो है अब 2061 में दिखाई पड़ेगा। चूंकि हैली धूमकेतु ऐसा धूमकेतु है जो कि पृथ्वी से नग्न आंखों से प्रत्येक 76 वर्ष के बाद देखा जा सकता है। तो पिछली बार यह दिखाई दिया था 1986 में। अब अगर इसमें आप 76 जोड़ते हैं तो आपको रिजल्ट मिलता है 2061। तो 2061 में अगली बार ये दिखाई पड़ेगा। इन सब बातों को आप ध्यान में रखेंगे। ये हैली धूमकेतु प्रत्येक 76 वर्ष में दिखाई देता है। पिछली बार 1986 में दिखा था, अगली बार 2061 में दिखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीपीएस उपग्रह कितनी बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है? तो जीपीएस उपग्रह जो होता है वो प्रत्येक 12 घंटे में एक बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है। जीपीएस का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। और ये जीपीएस तकनीक का जो है पहली बार प्रयोग जो है अमेरिका में किया गया था। अमेरिका में किया गया था इसका प्रयोग, और 1960 के दशक में इसका उपयोग किया गया था अमेरिका में। जीपीएस उपग्रह जो है ये 11,200 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जो है ये
अत्यंत तेज गति से घूमता है। 11,200 किलोमीटर यहाँ नहीं है, काफी तेज हुआ। इतने की स्पीड से यह 12 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा कर लेता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 12वां प्रश्न है, ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती है? तो ग्रेनाइट चट्टानें जो है अग्नीय चट्टानें होती है। यह जो है पृथ्वी के नीचे में स्थित जो तरल पदार्थ होता है, जो काफी गर्म अवस्था में पाया जाता है, मैग्मा बोलते हैं उसको। वो जो मैग्मा बाहर आता है, वो ठंडा होकर जम जाने के बाद होता है ग्रेनाइट चट्टान में कन्वर्ट। तो अगर इसके और उदाहरण की बात करें तो इसके अन्य उदाहरण हैं, जैसे कि एक तो ग्रेनाइट आपको क्वेश्चन में ही दिख रहा है, बाकी है बेसाल्ट। बेसाल्ट के अलावा जो है गैब्रो भी है, अग्नि चट्टान ही है। तो ये दोनों भी जो है इसके अलावा अग्नि चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 13वां प्रश्न है, सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो सहारा रेगिस्तान जो है दोस्तों, ये उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। सहारा रेगिस्तान की अगर हम बात करें तो यह विश्व का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान है। यह उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता है। उत्तरी अफ्रीका में यह 84 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, 84 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। तो आप सोच सकते हैं ये कितना बड़ा होगा। और यह विश्व के सबसे गर्म क्षेत्र है और कम वर्षा वाला क्षेत्र है। तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। 14वां प्रश्न है, प्योंगयांग निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी है? तो प्योंगयांग जो है ये उत्तर कोरिया की राजधानी है। बाकी ऑप्शंस की अगर बात करें तो कंबोडिया की राजधानी है नोम पेन, दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल और वियतनाम की राजधानी है हनोई। इन सब चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। 15वां प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सा जलडमरू मध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार से पृथक करता है? तो इसका राइट आंसर होगा पाक जलडमरू मध्य। ये बेसिकली भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, पाक जलडमरू मध्य। अगर बात करें सुंडा जलडमरू मध्य की, तो ये सुमात्रा और जावा के बीच स्थित है। बास जलडमरू मध्य जो है ये बास जलडमरू मध्य जो है ये तस्मान सागर और दक्षिण सागर के मध्य है। हडसन जलडमरू मध्य की अगर बात करें तो हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर के बीच स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उन 3 नदियों में से एक नहीं है जिनका पारस्परिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? तो ये कहा जा रहा है कि उत्तर भारतीय मैदान जो बना है उसमें किस नदी का योगदान नहीं है, उसको चुनना है। तो इसमें से जो गोदावरी नदी है ये दक्षिण भारत में बहती है। बाकी सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा से मिलकर उत्तर भारत का मैदान बना है, जो हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और इधर का जो क्षेत्र है पंजाब वगैरह का, ये सब मिलकर बना है इससे। तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 17वां प्रश्न है, गर्मियों के मौसम में समाप्ति के समय विशेषकर केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसूनी वर्षा होना अत्यंत आम है। इसे प्रायः किस नाम से संदर्भित किया जाता है? तो इसे आम्र वर्षा से संदर्भित किया जाता है। तो केरल और कर्नाटक में जो है पूर्व मानसूनी वर्षा होना जो है आम बात है, मतलब कि होता ही रहता है। तो गर्मियों के मौसम की समाप्ति के समय विशेषकर केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसूनी वर्षा होना अत्यंत आम है। इसे प्रायः आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। यह काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से।
यह वर्षा गर्म पवन तथा आर्द्र समुद्री पवनों के मिलने से होती है। क्या क्या मिलता है? गर्म पवन और आर्द्र समुद्री पवन के मिलने से यह वर्षा होती है। यह आम की वृद्धि के लिए उपयोगी होती है, इसके कारण इसको आम्र वर्षा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो फलीदार फसल इसमें से जो है ये दलहन है। सारा जो जितना भी दलहन होता है, चना, उड़द, मूंग, मटर, मसूर, अरहर या मूंगफली, सोयाबीन वगैरह, ये सब फलीदार फसलें हैं। भारतीय फसलों का वर्गीकरण भिन्न भिन्न आधार पर किया जाता है, जैसे कि खरीफ फसल, उसके अलावा बात करें तो रबी फसल होता है, रबी, और एक होता है जायद फसल। इस 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। तो खरीफ फसल के अंतर्गत जो आता है उसको आप नोट करते चलेंगे। धान, ज़्यादा मैं लिख नहीं पाऊंगा, मैं बोलता हूँ। धान के अलावा बाजरा, मक्का, मक्का के बाद बात करें तो कपास, कपास के अलावा मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, ये सभी जो है खरीफ फसल में आते हैं। रबी फसल की बात करें तो इसमें आता है गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर, आलू आदि। जायद फसल की अगर बात करें तो कद्दू, खरबूजा, तरबूज, लौकी, टमाटर आदि जायद फसल में आते हैं। और दलहनी फसल जो है दोस्तों, दलहन वाली फसल बीजों का मुख्य रूप से प्रोटीन का स्रोत होता है। दलहन में प्रोटीन काफी मात्रा में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब। 19वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? तो जलाशय का साक्ष्य सिंधु सभ्यता में धोलावीरा से मिला है। अगर धोलावीरा की बात करें तो यह जो है गुजरात राज्य में है। गुजरात राज्य में है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और इसके खोजकर्ता जो हैं वो हैं जेपी जोशी। जेपी जोशी ये इसके खोजकर्ता हैं। बात करें अगर कालीबंगा की, तो काले, इसका मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां। लोथल जो है गुजरात में पाया जाता है, गुजरात में पाया गया है। और यह जो है पत्तन नगर था, यानी बंदरगाह था यहाँ का। कोट दीजी की अगर बात करें दोस्तों, तो कोट दीजी तो फिलहाल, तो कोट दीजी की अगर बात करें तो यहाँ से जो है पत्थर की नींव वाले घर, पत्ती के आकार का बाणाग्र, गर्तावास यानी गड्ढा घर मिला है, और गहनों का जखीरा वगैरह मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 20वां प्रश्न है, त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है दोस्तों, ये पाली भाषा में है। इसकी भाषा को आप ध्यान में रखेंगे। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को इसमें संकलित किया गया था, और इसको 3 भाग में बांटा गया था, जो कि है सुत्त पीटक, विनय पीटक और अभिधम्म पीटक। तो यहाँ पीटक का जो अर्थ होता है वो होता है टोकरी, और इस टोकरी में ज्ञान है, बौद्ध धर्म के बारे में जो ज्ञान है वो इसमें दिया गया है। और सभी पीटक का जो है अलग अलग रोल है। जैसे कि सुत्त पीटक में सारे उपदेश दिए गए हैं, और जितने भी धार्मिक उपदेश गौतम बुद्ध ने दिए थे वो इसमें संग्रहित है। विनय पीटक में मठ में रहने वाले भिक्षु भिक्षुनियों का जो नियम कानून है वो दिया गया है, और अभिधम्म पीटक में दार्शनिक सिद्धांत बताए गए हैं। तो ये काफी डीप क्वेश्चन बता दिए हैं मैंने, इसको आप ध्यान में रखेंगे। 21वां प्रश्न है, विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? तो विक्रमादित्य के नाम से जो जाने जाते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय जाने जाते हैं। इनको चंद्रगुप्त द्वितीय को इतिहास में विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। गुप्त वंश का एक शक्तिशाली ये सम्राट थे। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य समुद्रगुप्त के पुत्र थे। समुद्रगुप्त इनके पिता का नाम है। और
विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ पांचवां वेद भी कहा जाता है? तो ये महाभारत को पांचवां वेद भी कहा जाता है। महाभारत की अगर बात करें तो इसमें 1,00,000 श्लोक हैं और इसके रचयिता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी हैं। वेद की अगर बात करें दोस्तों तो वेद को 4 भागों में बांटा गया है। ये पहला है ऋग्वेद, दूसरा सामवेद और तीसरा है यजुर्वेद और सबसे बाद का होता है अथर्ववेद। पहले वाले 3 को जो है एक साथ वेद त्रयी कहा जाता है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को। बाकी अथर्ववेद सबसे जो है नया वेद जो है अथर्ववेद ही है। इस सब बातों को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 23वां प्रश्न है, भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू किया था? तो भारत में सिजदा प्रथा गयासुद्दीन बलबन ने शुरू किया था। सिजदा और पाबोस प्रथा दोनों को शुरू करने वाला था गयासुद्दीन बलबन। सिजदा का अर्थ होता है दोस्तों झुककर सुल्तान के चरणों को सलाम करना तथा पाबोस का अर्थ होता है सुल्तान के पैरों को चूमना। तो ये काफी अमानवीय प्रथा थी जिसको मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। तो शुरुआत करने वाले का नाम और समाप्त करने वाले का नाम आपको ध्यान में रखना ही है, क्या पता कहाँ से क्वेश्चन पुट कर दे आपके एग्जाम में। तो शुरुआत किया था गयासुद्दीन बलबन ने और इसको समाप्त करने वाले शाहजहां थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 24वां प्रश्न है, हम्पी डैश साम्राज्य की राजधानी थी? तो हम्पी जो थी वो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। अगर विजयनगर की बात करें तो 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। यहाँ पर 4 वंशों ने शासन को किया था, जिसमें से संगम, सुलुभ, तुलु और अराविडु वंश का शासन था। इसके बारे में और भी डिटेल से हमने पिछले सेट में बात की थी। अगर आप रेगुलर इस सेट को फॉलो कर रहे हैं तो आपको वो बातें याद होगी। कृष्णदेव राय जो थे विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी शासक थे, जो कि तुलु वंश के थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 25वां प्रश्न है, इनमें से किसे खाने खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो खाने खाना की उपाधि से बैरम खां को सम्मानित किया गया था। ये बचपन में जब अकबर छोटे थे तो उसके संरक्षक थे बैरम खां। 1561 में उन्हें हटाकर हज के लिए भेज दिया गया था, जहां रास्ते में पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां ने बैरम खां की हत्या कर दी थी और बैरम खां के पुत्र का नाम था रहीम खां, जिन्हें अकबर ने खान ए खाना की उपाधि से विभूषित किया था। बैरम खां का आप ध्यान में रखेंगे, कहानी हमने आपको सुना दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 26वां प्रश्न है दोस्तों, मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंदम के लेखक कौन है? तो गीत गोविंदम जो है जयदेव के द्वारा लिखी गई है। अगर बाकी के बात करें तो तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली तथा विनय पत्रिका जो है तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है। कबीरदास जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है बीजक और साखी, सबद, रमैनी ये भी कबीरदास के द्वारा ही लिखी गई है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। बाकी मीराबाई की अगर बात करें तो गीत गोविंद टीका और राग गोविंद ये 2 किताबें इन्होंने लिखी है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 27वां प्रश्न है, हैदराबाद का अंतिम निजाम यानी शासक कौन था? तो हैदराबाद के अंतिम निजाम मीर उस्मान अली खान था। और हैदराबाद के बारे में दोस्तों एक बात आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि हैदराबाद को जो भारतीय संघ में शामिल किया गया था वो ऑपरेशन पोलो के तहत किया गया था। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो।
डायरेक्ट भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिल सकते हैं कि हैदराबाद को भारतीय संघ में शामिल किया गया था, उस ऑपरेशन का नाम बताइए। तो ऑपरेशन पोलो था, और ऑपरेशन पोलो के तहत जो है भारतीय सेना ने इस पर आक्रमण किया था और उसको जबरदस्ती भारतीय संघ में जो है शामिल किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 28वां प्रश्न है, सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की थी? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना दोस्तों 1784 ईस्वी में 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज में की थी। इसको आप ध्यान में रखेंगे। इस संस्था की स्थापना का उद्देश्य जो था वो प्राच्य शिक्षा को बढ़ावा देना था, यानी पश्चिमी शिक्षा जो थी उसमें इजाफा करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे कि इसकी स्थापना कोलकाता के फोर्ट विलियम में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 29वां प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन 1924 में किया गया था। हो सकता है कि आपसे ये पूछ ले कि इसको इसके गठन में कौन कौन शामिल थे, तो आप नोट करेंगे इसके संस्थापक में सचिंद्र नाथ सन्याल, योगेश चंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल आदि शामिल थे। इसकी शाखाओं की बात करें तो इसकी शाखा बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली तथा पंजाब और मद्रास आदि प्रांत में स्थापित की गई थी। ये सब बातें आप ध्यान में रखेंगे इसके विषय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 30वां प्रश्न है, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? तो क्रिप्स मिशन को भारत भेजने वाले ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने भारत में क्रिप्स प्रस्ताव को भेजा था। और क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में ध्यान रखेंगे कि एक और प्रश्न आता है एग्जाम बराबर कि इसके 1942 में इसको जो है एक मिशन के तहत भेजा गया था। क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था पूछा जाए तो 1942 बताना है आपको। इसका मुख्य उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध के समय अपने लिए भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना था। तो इसी समय 1939 से 1945 के बीच में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो इस समय जो है इसको सेना की जरूरत थी ब्रिटेन को। तो वहां के प्रधानमंत्री ने क्रिप्स प्रस्ताव को भारत भेजा था ताकि इनका असंतोष को कम किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा सेना को इसमें शामिल किया जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 31वां प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। और संपूर्ण क्रांति नारे में जो है 7 तरह का जो है क्रांति शामिल था, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक क्रांति। तो इतने तरह का क्रांति किया गया था सिर्फ एक चीज के लिए, और वो चीज क्या थी? तो इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए। ठीक है दोस्तों, इन चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक उदारीकरण किस काल में शुरू किया गया था? तो भारत में आर्थिक उदारीकरण 1991 में शुरू किया गया था। आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण जो है 1991 ईस्वी में शुरू किया गया था। 1991 में उस समय जो वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, इन्होंने ही उदारीकरण की घोषणा की थी। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि मनमोहन सिंह इस समय वित्त मंत्री थे। इस प्रक्रिया में क्या किया गया था कि विश्व के साथ व्यापारिक शर्तों में उदारता अपनाया गया था, जिससे न केवल अर्थव्यवस्था का विकास हो पाए बल्कि देश का व्यापक विकास और बहुमुखी उन्नति भी हो पाए। तो इन वजहों से जो है हम लोग उदारीकरण को अपनाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
33वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी ग्रामीण जनसंख्या अनुपात लगभग कितना था? तो 2011 की जनगणना की बात करें तो उसके अनुसार शहरी और ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात 31:69 था। लिंगानुपात की अगर बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार तो 943 लिंगानुपात था। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगर जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो 382 था जनसंख्या घनत्व। अभी या तो वृद्धि ही हुई होगी, कमी क्या होगी? जनसंख्या लगातार बढ़ रही है भारत की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 34वां प्रश्न है, 2015 में संसद में पेश किया गया जीएसटी कैसा विधेयक है? तो जीएसटी जो था दोस्तों, वो एक संविधान संशोधन विधेयक था और संशोधन विधेयक में यह 122वां नंबर का था। 122वां, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके आधार पर जो है 1 जुलाई 2017 से संपूर्ण भारत में जो है जीएसटी लगाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। इस तिथि को ये लागू हुआ था, इस तिथि को ये पेश हुआ था। तो आप दोनों को ध्यान में रखेंगे, 2015 में पेश किया गया था जबकि 2017 में लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 35वां प्रश्न है, परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से जो ये ऑप्शन बी वाला कथन है दोस्तों, 3 वर्षों में 2 लाख क्लस्टर बनाए जाएंगे, ये सही नहीं है। बाकी के ऑप्शन सही हैं, जिनको मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। इस योजना के अधीन प्रत्येक किसान को बीजों, फसलों की कटाई और उपज की ढुलाई के लिए 3 वर्ष में 20,000 प्रति एकड़ की राशि प्रदान की जाएगी। इसे जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। और तीसरा है, इसका शुभारंभ अप्रैल 2015 में किया गया था। तो ये 3 कथन सही हैं, बाकी बी नंबर ऑप्शन जो है ये फॉलो नहीं करता है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 36वां प्रश्न है, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम की शुरुआत कब की गई थी? ये एकदम वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम इसको आप याद कर लेंगे अभी के अभी, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम जो है, इसको बोलते हैं काम के बदले अनाज कार्यक्रम। तो काम के बदले अनाज कार्यक्रम जो स्टार्ट किया गया था, वो किया गया था 14 नवंबर 2004 को। इसको अभी के अभी आप याद कर लें जितना जल्दी हो सके। तो कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम को 14 नवंबर 2004 को पूरक मजदूरी रोजगार पैदा करने के उद्देश्य से भारत के 150 सबसे पिछड़े जिलों में शुरू किया गया था। जिलों का संख्या जो है आप ध्यान रखेंगे, 150 सबसे पिछड़े जिलों में शुरू किया गया था। इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 37वां प्रश्न है, WHO ने गैर संक्रामक रोगों के रोकथाम के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो WHO ने इसके लिए बी हेल्दी बी मोबाइल का जो है पहल स्टार्ट किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ जो ITU है, इसने मिलकर बी हेल्दी बी मोबाइल नामक एक संयुक्त पहल शुरू किया है। इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गैर संक्रामक रोगों के प्रसार को रोकना और उनका निदान करना है। संक्रामक रोगों को रोकने और नियंत्रित करने के लिए वैश्विक और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में योगदान है। तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 38वां प्रश्न है कि जल्लीकट्टू क्या है? तो जल्लीकट्टू सांड को वश में करने का एक लोकप्रिय खेल है। इसके बारे में हमने बात की थी पिछले क्लास में कि जल्लीकट्टू जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है और तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का यह परंपरागत खेल है जो पोंगल त्योहार पर आयोजित किया जाता है। इसमें
सांडों को जो है इंसान से लड़ाई कराई जाती है। जल्लीकट्टू को तमिलनाडु के गौरव एवं संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। तो तमिलनाडु ध्यान में रखना है आपको, पोंगल के उत्सव पर मनाया जाता है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, गोटीपुआ नृत्य क्या है? तो गोटीपुआ नृत्य जो है उड़ीसा में युवा लड़कों का नृत्य है। गोटीपुआ नृत्य जो है उड़ीसा में किया जाता है और यह एक परंपरागत नृत्य है। यह उड़ीसा में युवा लड़कों द्वारा किया जाता है जो कि जगन्नाथ और कृष्ण की प्रशंसा के लिए महिलाओं के रूप में तैयार होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नृत्य लड़कों के एक समूह द्वारा किया जाता है जो कि राधा कृष्ण के जीवन से प्रेरित कलाबाजी करते हैं। तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र हरिप्रसाद चौरसिया से संबंधित है? तो अगर पिछली क्लास को आपने ध्यान से देखा होगा तो आप इसका आंसर ऐसे ही दे सकते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया जो है बांसुरी से संबंधित हैं। इन्होंने काफी समय तक ऑल इंडिया रेडियो के साथ भी काम किया था, हरिप्रसाद चौरसिया ने, और इनको जो है 1992 में पद्म भूषण से तथा 2000 ईस्वी में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर का, क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक किसने लिखी है? तो क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक जो है कपिल देव के द्वारा लिखी गई है और ये पुस्तक जो है 1987 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, 1987 में। ये भी आप चाहें तो ध्यान में रख सकते हैं। 42वां प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 29 अगस्त को जो है मेजर ध्यानचंद, जिनको कि हॉकी का जादूगर कहा जाता है, इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद में। 29 अगस्त 1905 को जो है ध्यानचंद का जन्म हुआ था, 1905। इलाहाबाद प्रयागराज अब नाम है। तो हॉकी के ये महान खिलाड़ी थे। इन्हीं के जन्म दिवस पे जो है हम लोग खेल दिवस मनाते हैं 29 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नोबेल पुरस्कार की कितनी श्रेणियां होती है? तो नोबेल पुरस्कार की दोस्तों टोटल श्रेणियां होती है 6। 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें से आता है चिकित्सा, अर्थशास्त्र, साहित्य, शांति, भौतिकी और रसायन। ये 6 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार की अगर बात करें तो ये अल्फ्रेड नोबेल की याद में प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है। 10 दिसंबर को जो है ये दिया जाता है। इसकी शुरुआत होती है 1901 ईस्वी से, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 44वां प्रश्न है, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को अब क्या नाम दिया गया है? तो ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को अब न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जानते हैं और यह जो है 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है, जिसमें कि ब्राजील, रूस, उसके बाद भारत, चीन, ये सब मिलकर शामिल हैं। नए आर्थिक संगठन की स्थापना करते हैं ये सब मिलकर, और इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे कि इसी में से नाम निकल के आता है। ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, ये सब शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित टैंक का नाम क्या है? तो भारत में जो निर्मित टैंक है उसका नाम है अर्जुन। ठीक है दोस्तों, अर्जुन जो है डीआरडीओ के द्वारा और इसके साथ ही साथ सीवीआरडीई के साथ मिलकर जो है बहु प्रयोगशाला कार्यक्रम है। अर्जुन टैंक बेहतर अग्नि शक्ति और उच्च गतिशीलता और उत्कृष्ट सुरक्षा के साथ अत्याधुनिक टैंक है। तो भारत का गौरव है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 46वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? तो भारत के द्वारा विकसित परम युवा 2 सुपर कंप्यूटर है।
तो 1980 के दशक में नई दिल्ली में सॉफ्टवेयर के लिए जो है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कार्यक्रम शुरू किया गया था, जबकि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम जो था वो परम 8000 को माना जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 47वां प्रश्न है, एक बीट डाटा के संग्रह के लिए किस सर्किट का प्रयोग होता है? तो एक बीट डाटा के संग्रह के लिए फ्लिप फ्लॉप का प्रयोग होता है। इलेक्ट्रॉनिकी में फ्लिप फ्लॉप एक अंकीय परिपथ होता है जिसका नाम दो अस्थायी अवस्थाओं में से किसी एक में बना रहता है। ठीक है, अगले प्रश्न में देखते हैं कि डैश वह नेटवर्क था जो इंटरनेट का आधार बन गया। तो अर्पानेट जो है वह नेटवर्क था जो इंटरनेट का आधार बन गया। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। 49वां प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम की का प्रयोग करने से प्रोसेसर कर्सर को डैश के आरंभ में पहुंचा देता है। तो ये लाइन के अंत में पहुंचा देता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब आप होम की का प्रयोग करेंगे तो प्रोसेसर जो है कर्सर को लाइन के प्रारंभ में पहुंचा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ऊर्जा की इकाई दर्शाता है? तो ऊर्जा की इकाई इसमें से कैलोरी और जूल दर्शाता है। कैलोरी और जूल युग्म जो है ऊर्जा की इकाई को दर्शाता है। तो क्या होता है कि 1 ग्राम जल का ताप जब 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे ही 1 कैलोरी कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, इसका डेफिनेशन हमने आपको बता दिया है। 51वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग पनडुब्बियों में समुद्र स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है? तो ये परिदर्शी होता है। पनडुब्बी में तो पानी के अंदर रहता है, इससे देखने बाहर की चीजें देखने के लिए पेरिस्कोप बोलते हैं इसको इंग्लिश में, हिंदी में परिदर्शी बोला जाता है। तो दोनों ही आप ध्यान रखेंगे। हो सकता है आपको ऑप्शन में परिदर्शी ना मिले, तो उस स्थिति में आप पेरिस्कोप लगाएंगे आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52 है, कार्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात असत्य है? तो कार्य के बारे में यह बात असत्य है कि यह एक सदिश राशि है। बाकी सारी बातें सत्य है। यदि विस्थापन शून्य है तो कार्य भी शून्य होगा। किया गया कार्य ऋणात्मक हो सकता है और इसकी उच्च इकाई जो है ये जूल होती है। ये बातें सत्य है, जबकि यह एक अदिश राशि है, यह बात असत्य है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 53 है, मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत क्या है? तो मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत है केशिका क्रिया। ठीक है दोस्तों, सोखते द्वारा स्याही का सोखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सूती कपड़े पर जल का फैलना, लालटेन एवं लैंप की बत्ती में तेल का चढ़ना, या फिर पौधे की जड़ों से जल का पौधों के विभिन्न भाग तक पहुंचना, ये सभी जो है केशिकत्व क्रिया के ही उदाहरण हैं। ठीक है, इनको भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 54 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि स्टेथोस्कोप जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो स्टेथोस्कोप कार्य करता है ध्वनि का परावर्तन पे। स्टेथोस्कोप एक चिकित्सीय उपकरण है। डॉक्टर के पास आपने देखा होगा उसके गले में लटका हुआ रहता है, जो शरीर के अंदर मुख्यतः हृदय और फेफड़े में उत्पन्न होने वाले ध्वनि को सुनने में काम आता है। यह ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी बनावट इस प्रकार होती है कि रोगी के हृदय की धड़कन बार बार परावर्तन के कारण डॉक्टर के कानों पर पहुंचती है। इन बातों को आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 55वां प्रश्न है, भौतिकी में वह कौन सा नियम है जो कि कहता है कि समान ताप और दाब की स्थिति में सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? तो ये कहता है हमारा अवोगाद्रो का नियम।
अवोगाद्रो के नियम की बात करें तो इस नियम के अनुसार समान ताप व समान दाब की स्थिति में सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। अवोगाद्रो संख्या का मान जो होता है वह होता है 6.023 इंटू 10⁻23। ये आप ध्यान में रखेंगे कि एक अवोगाद्रो संख्या का मान ये होता है। अगर बॉयल के नियम की बात करें तो बॉयल का नियम कहता है कि स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, यहाँ खाली जगह ले लेते हैं। तो बॉयल का नियम कहता है कि स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी प्रेशर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, P1 V1 जो होता है वो बराबर होता है P2 V2 के। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। वहीं चार्ल्स के नियम की अगर बात करें तो चार्ल्स का नियम कहता है कि स्थिर दाब पर किसी गैस का आयतन उसके परम ताप के सीधे समानुपाती होता है। कहना ये चाह रहा है कि V जो होता है वो समानुपाती होगा टेम्परेचर के, यानी कि इसको इस तरह से सजा सकते हैं आप, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। ठीक है। ओम का नियम आपने 10th क्लास में जरूर पढ़ा होगा। थोड़ा रिकॉल के लिए मैं बता देता हूं यहाँ पर कि ओम के नियम के अनुसार यदि ताप आदि की भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाए तो किसी चालक या प्रतिरोध के सिरे के बीच के विभवांतर में प्रवाहित धारा, विभवांतर जो है उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। और इसका फॉर्मूला जो बन जाता है वो V समानुपाती I बनता है। और यहाँ पे समानुपाती हटाने के बाद V इज इक्वल टू IR बनता है, जहाँ R रेसिस्टेंस है, V जो है उसका विभव है और I जो है धारा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 56वां प्रश्न है, अलग अलग परमाणु संख्या और समान द्रव्यमान संख्या वाले तत्वों से बने परमाणु डैश के रूप में जाने जाते हैं। तो अलग अलग परमाणु संख्या और समान द्रव्यमान संख्या वाले तत्वों से बने अणु जो है ये जाने जाते हैं संभारिक के रूप में, जिसे आइसोबार्स बोलते हैं। परमाणु द्रव्यमान जो है इसका समान होता है लेकिन परमाणु संख्या भिन्न होता है, तो ऐसे को संभारिक यानी कि आइसोबार्स बोलते हैं। पिछली क्लास में इसका डिटेल डिस्कशन हमने किया था। 57वां प्रश्न है, अम्लराज यानी कि एक्वारेजिया किसका मिश्रण होता है? तो ये मिश्रण होता है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल का। तो ये जो है 3:1 के अनुपात में मिले हुए होते हैं। कभी हो सकता है आपसे अनुपात ही पूछ लिया जाए। तो HNO3 और HCl इसमें मिला हुआ होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है ये 3 अणु होता है और ये 1 अणु होता है। तो इस तरह से 3:1 में ये बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 58वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जल उपचार में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक स्कंदन नहीं है? तो इसमें से एल्युमिनियम क्लोराइड का उपयोग जो है जल के स्कंदन में नहीं किया जाता है। जल उपचार में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक जो है स्कंदन ये नहीं है। AlCl3 इसका फॉर्मूला होता है, ये नहीं है। बाकी सारे ऑप्शन जो है ये जल के स्कंदन में उपयोगी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं अब। 59 नंबर का प्रश्न है, कोशिकाओं के अध्ययन को डैश भी कहा जाता है? तो कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी जो होता है दोस्तों वो कोशिकाओं का अध्ययन होता है। कोशिका की अगर बात करें तो ये जीवधारियों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है और कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में क्या होता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे, मैग्नीशियम का संकेत Mg होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक आनुवंशिक विकार नहीं है? तो इसमें से आनुवंशिक विकार को जो नहीं है उसको छांटना है। तो डाउन सिंड्रोम, वर्णांधता और थैलेसीमिया, ये सब तो एक आनुवंशिक विकार है, लेकिन एड्स इसमें से आनुवंशिक विकार नहीं है। तो एड्स जो है इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। और आनुवांशिक रोग की अगर बात करें तो यह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो है संचरित होने वाला रोग होता है। इस तरह से आपको इन बातों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो मनुष्यों में कुल 4 प्रकार के दांत होते हैं। पहला होता है कृंतक या छेदक दांत। यह कुतरने का कार्य करते हैं, तो इसकी संख्या जो होती है 4 होती है। दूसरा होता है भेदक या रदनक दांत। यह जो नुकीला होता है और चीर फाड़ करने के काम में आता है। इसकी संख्या 2 होती है। उसके बाद आता है नंबर अग्र चवर्णक दांत का। इसकी संख्या भी 4 होती है। अग्र चवर्णक जो है भोजन को कुचलने का कार्य करता है। फिर नंबर आता है चवर्णक का। चवर्णक का काम होता है चबाना। भोजन को पीस के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना इसका काम होता है। प्रत्येक जबड़े में इसकी संख्या 6 होती है। तो जितना ऊपर होता है उतना ही नीचे होता है और दोनों साइड होता है। सिर्फ ये बीच में पाया जाता है, ऊपर नीचे। तो इस तरह से दांत का आप संख्या भी ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 63वां प्रश्न है, मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो ये लाल होता है हीमोग्लोबिन होने के कारण। तो हीमोग्लोबिन जो होता है दोस्तों आरबीसी, इसी के कारण जो है रक्त का रंग लाल होता है। इसमें लौह युक्त प्रोटीन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन में सहायक होता है। ऑक्सीजन को परिवहन करके शरीर के सभी कोशिकाओं तक इसका पहुंचाना काम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आता है? तो उपभोक्ता के अंदर इसमें से स्वपोषी नहीं आता है। स्वपोषी जो है उत्पादक के अंतर्गत आता है। बाकी जो शाकाहारी होता है यह पोषण स्तर के पहले चरण पे आता है। उत्पादक, फिर प्रथम उपभोक्ता, फिर मांसाहारी जो है द्वितीय उपभोक्ता होता है और ये भी पहले स्तर पे ही आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में पुस्तक रिवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम विमोचित की गई। इसके लेखक का नाम बताना है। तो इसके लेखक है संजीव सन्याल। पुस्तक का नाम है रिवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वांट इट्स फ्रीडम। के लेखक संजीव सन्याल है। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों। 66वां प्रश्न है, मार्च 2023 में भारत में अमेरिका के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत में अमेरिका के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है एरिक गारसेटी को। तो करंट अफेयर का ये भी प्रश्न है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। 67वां प्रश्न है, नवंबर 2022 में इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो इस पुस्तक का विमोचन किया गया है धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नवंबर 2022 में इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा विमोचित की गई है। 68 नंबर का प्रश्न है, जनवरी 2023 में नीलमणि फुकन जूनियर का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इनका संबंध जो है साहित्य से था। यह असमिया भाषा के कवि थे और इनके बारे में एक बात आपको ध्यान में रखना है कि 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है नीलमणि फुकन को दिया गया है और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो दामोदर मौजो को प्रदान किया गया है।
ये भी आप ध्यान में रखेंगे। 69वां प्रश्न है, फरवरी 2023 में संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है रुचिरा कंबोज को। फरवरी 2023 में संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में रुचिरा कंबोज को चुना गया है। अब जो है दोस्तों, मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन आएगा तो उसका सॉल्यूशन मैं टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो बाकी करंट अफेयर तक देख लेते हैं, बाकी हिंदी और इंग्लिश का सॉल्यूशन मैं यहीं पर कराऊंगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। 70 नंबर प्रश्न है, जनवरी 2023 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह 2023 में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए? तो ये मिस्र के राष्ट्रपति जो है शामिल हुए। मिस्र के राष्ट्रपति का नाम जो है दोस्तों अब्देल फतेह अल सीसी है, जो कि गणतंत्र दिवस में शामिल हुए। अब रीजनिंग और मैथ आपको अपने से सॉल्व करके मिला लेना है टेलीग्राम से। आपका आंसर कितना सही होता है कितना नहीं होता है, बाकी सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो मैं आंसर बताता चलता हूं, आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 71 नंबर का। 72 का आंसर है सी। 73वें प्रश्न का आंसर है डी। 74वें प्रश्न का आंसर है बी, यानी कि सास। 75वें प्रश्न का आंसर है डी, यानी 91। 76वें प्रश्न का आंसर है दोस्तों सी, यानी कि 1। 77वें प्रश्न का आंसर भी सी है, यानी कि 742.85। 78वें प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी, यानी 20। 80 का आंसर है बी। 81वां प्रश्न कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड स्पर्न। स्पर्न का अर्थ होता है दोस्तों तिरस्कार, और बाकी विकल्प को आप देखिए, इसमें जो है तिरस्कार के जैसा कौन सा लग रहा है? तो डिस्पाइज। ये डिस्पाइज जो है इसका अर्थ होता है घृणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तिरस्कार का सिनोनिम्स यानी समान अर्थ देने वाला शब्द जो है घृणा हो जाएगा। बाकी ऑप्शन की बात करें तो एडमायर का अर्थ होता है प्रशंसा, गॉसिप का अर्थ होता है गपशप या गप लड़ाना, और इंक्लूड का अर्थ होता है शामिल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि अंडरलाइन सेगमेंट में से ऐसे वर्ड को हटाना है जिसका कि गलत, जो सही लगे आपको। अगर कहीं जरूरत नहीं है तो नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट को टिक करना है। तो 82 नंबर में कहा जा रहा है ट्रीज क्लीन एन एयर एंड रिमूव पॉल्यूटेड गैसेस। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों क्लीन द एयर होगा। यहाँ पर एन नहीं लगेगा, यहाँ पे द का यूज होगा। द डेफिनिट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द थिंग्स जनरली रिगार्डेड एज यूनिक। तो जो यूनिक चीज होती है उसके आगे द का यूज किया जाता है। द सन, द मून, द स्काई, द एयर, etc। तो इसमें जो है एयर के लिए द का यूज होगा, ना कि आर्टिकल ए या एन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 83 बोल रहा है कि इनकरेक्टली कौन सा स्पेल्ट है उसको छांटना है। तो जो गलत वर्तनी वाला है उसको चुनना है। तो इसमें गलत वर्तनी वाला डिसओबीडिएंट है। डिसओबीडिएंट का शुद्ध वाला जो होता है वो होता है DISOBE, DIENT। ये होता है डिसओबीडिएंट एक्चुअल में। बाकी अन्य ऑप्शंस की बात करें तो ये सही है।
जैसे कि ओवर रिएक्ट जो है, इसका अर्थ होता है अत्यधिक प्रतिक्रिया देना। डिसअप्रूव को देख पा रहे हैं आप, डिसअप्रूव का मतलब होता है अस्वीकार करना। और ये प्रोपोरेट प्रोपोरेशनेट जो है, प्रोपोरेशनेट, इसका अर्थ होता है सदृश्य, यानी एक जैसा दिखने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें तो आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर है। तो टैगोर वॉज अ पोएट एज वेल ए पैट्रियट। तो यहाँ एज वेल जो है, इसमें जो है एरर है, यहाँ पर एज वेल के स्थान पर एज वेल एज लगना चाहिए, तब जाके ये सही होगा। तो जो हमारा सही सेंटेंस होगा वो होगा टैगोर वॉज अ पोएट एज वेल एज अ पैट्रियट, यानी कि टैगोर जो थे वह देशभक्त के साथ साथ कवि भी थे, यानी कवि के साथ साथ देशभक्त भी थे। तो ये आपका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो 85वां प्रश्न है, द न्यूज रिपोर्टर रिफ्यूज टू डैश हिज रिसोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यहाँ वाक्य के भाव के अनुसार जो है इसका डिस्क्लोज होगा राइट आंसर, डिस्क्लोज। बाकी ऑप्शन की बात करें, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है वितरण करना, डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है विचलित होना, और डिस्कवर का मतलब होता है खोज करना। तो डिस्क्लोज आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्क्लोज का मतलब होता है खुलासा। तो न्यूज़ रिपोर्टर जो है कभी भी खुलासा नहीं करना चाहेगा अपना न्यूज़ का जो सोर्स है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। कहा जा रहा है कि इन द जंगल ही सॉ ए डैश ऑफ वुल्फ। तो बताना है कि भेड़ का झुंड के लिए आप किस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो है भेड़ के झुंड के लिए पैक का उपयोग होता है, पैक ऑफ वुल्व्स, यानी कि जंगल में उसने भेड़ के एक झुंड को देखा। ठीक है दोस्तों, तो 87 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड डिपॉजिट। डिपॉजिट का उल्टा बताना है। ठीक है, तो डिपॉजिट का उल्टा हो जाएगा एंटोनिम्स विथड्रॉ। आपको बैंक से मैसेज आता होगा कि जब आप जमा करते हो तो डिपॉजिट, और विथड्रॉ मतलब निकालना। बाकी ऑप्शंस की बात करें, सेव का मतलब होता है बचत करना, एग्जॉस्ट का मतलब होता है निकास, और सबमिट का अर्थ होता है प्रस्तुत करना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है 88 में, किसके लिए, तो ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को आप क्या बोलेंगे। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को हम क्या बोल सकते हैं। तो ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को दोस्तों आप बोलोगे, ऑफ पीपल के लिए ऑप्शन सी का प्रयोग करेंगे। तो यही जो है उचित शब्द है जिसके लिए हम लोग ऑप्शन सी वर्ड का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, 89 नंबर का क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें से जो जेलस है ये इनकरेक्टली स्पेल्ड है। इसका शुद्ध वर्तनी जो होगा JEALOUS, ये हो जाएगा इसका शुद्ध वर्तनी। जेलस का मतलब होता है ईर्ष्या, कोलाइड का अर्थ होता है टकराना, सिंसियर का मतलब होता है ईमानदार, और लाफ्टर का अर्थ होता है हंसना या हास्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है, ए मेडिसिन प्रैक्टिशनर स्पेशलिंग इन चिल्ड्रेन एंड देयर डिजीज। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेडियाट्रिशियन, यानी कि जो ऐसा व्यक्ति जो कि दवाइयों के बारे में जानकारी एकत्रित कर रहा है और प्रैक्टिस कर रहा है, वो भी बच्चों के और संबंधित और उससे उनके बीमारियों से संबंधित, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, पेडियाट्रिशियन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पेडियाट्रिशियन का अर्थ होता है बाल रोग चिकित्सक। बाकी के ऑप्शन की अगर बात करें तो फिजिशियन है,
तो फिजिशियन का अर्थ होता है चिकित्सक, कार्डियोलॉजिस्ट का अर्थ होता है हृदय रोग विशेषज्ञ, और नेफ्रोलॉजिस्ट का अर्थ होता है किडनी रोग विशेषज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोहर शब्द में कौन सी संधि है? तो मनोहर शब्द में जो है ये विसर्ग संधि है, क्योंकि मनोहर का जब संधि विच्छेद आप करेंगे तो मनः जोड़ हर होगा, तो ऐसे में इसका आंसर होगा विसर्ग संधि। नेक्स्ट है, अंकुश का ठीक विपरीत शब्द को बताएं। तो अंकुश का ठीक विपरीत शब्द जो होगा निरंकुश हो जाएगा। अगला है, नवोढ़ा का संधि विच्छेद क्या है? तो नवोढ़ा का संधि विच्छेद जो होगा ये होगा नव जोड़ उढ़ा, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? तो प्रत्यय जो है किसी भी शब्द के पीछे लगता है, इसका प्रत्यय हो जाएगा लुटेरा का एरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द क्या है? तो इसके लिए एक शब्द होगा ये औपनिवेशिक। ठीक है, उपनिवेशिक नहीं मारना है, ये गलत हो जाएगा। औपनिवेशिक इसका राइट आंसर होगा। 96 नंबर का प्रश्न जो देख पा रहे हैं आप, अनु का अर्थ क्या होता है? परंतु अनु का अर्थ कन होता है। तो अनु का अर्थ जो होता है ये होता है पीछे, अनुवाद, यानी कि किसी के पीछे बोलना। तो अनु का अर्थ होता है पीछे, लेकिन अणु का अर्थ होता है कण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 97 नंबर का प्रश्न है, सैंधव का आशय निम्न में से कौन नहीं है? नहीं बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोना। बाकी नमक, घोड़ा और समुद्र तो होता ही है सैंधव का मतलब। अगला प्रश्न है, निम्न में से अनेकार्थी शब्द कौन सा है? ऐसा शब्द जिसका अनेक अर्थ निकलता हो वो है गुरु। तो दोस्तों गुरु की अगर बात करें तो इसका अर्थ निकलता है आचार्य, बड़ा, दीर्घ, बुजुर्ग, चालाक, बहुत सारा निकलता है। बाकी सारा तो अनेकार्थी शब्द है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। खरगोश का पर्यायवाची कौन सा है? तो खरगोश का पर्यायवाची वैनते है। वैनते खरगोश का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है, कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ है भेद प्रकट करना। तो भेद प्रकट करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी आज की क्लास दोस्तों। आप अगर अब यहाँ तक आ गए हैं तो आप क्लास को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।